Okay, let's start with this session. Again, काफी simple problem है. Consider two particle system. Consider the two particle system with particles having masses m1 and m2. Values नहीं दिए गए हैं, बस m1 और m2 कहा गया. If the first particle is pushed towards the center of mass through a distance d, by what distance should the second particle be moved so as to keep the center of mass at the same position? ये हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2. समवेयर हियर सेंटर ऑफ मास. ओके, सेंटर ऑफ मास से लेट्स सपोज m1 जो है दैट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ x1 और m2 जो है दैट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ x2. मैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को ही ओरिजिन कहूंगा एंड लेट्स कॉल दिस x एक्सिस. जस्ट x एक्सिस. तो उस हिसाब से m1 की पोजीशन जो होगी वो माइनस x1 होगी. रिमेंबर इट इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द ओरिजिन, सो माइनस x1. और m2 की पोजीशन होगी प्लस m2. सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है. सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो दैट वुड मीन x कॉम इज इक्वल टू 0. ओरिजिन पे है तो पोजीशन 0 के बराबर. यहां पर खाली x एक्सिस है तो x कॉम हम लेंगे. x कॉम इज इक्वल टू 0. नाउ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर m1 को लेट्स सपोज m1 को यहां से आगे बढ़ाया जा रहा है, पुश किया जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, यहां पर लाया जा रहा है बाय डिस्टेंस d. ओके, बाय डिस्टेंस d. तो ये m1 की नई पोजीशन है. ओरिजिनल ब्लैक से है, नई पोजीशन ग्रीन से है. अब m1 को जब आप पुश कर लेंगे तो उसके वजह से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा. लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप m2 को भी शिफ्ट कर लें ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह रहे. सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी पोजीशन 0 ही रहनी चाहिए. तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें m2 को भी नजदीक लाना पड़ेगा. लेट्स सपोज m2 को यहां से यहां तक लाना पड़ा, डिस्टेंस ऑफ d प्राइम, और ये नई पोजीशन है m2 की. ग्रीन वन अगेन नई पोजीशन है. ये फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है. और ब्लैक वन जो है वो इनिशियल पोजीशन है. ब्लैक वन हियर इज द इनिशियल पोजीशन. सो m1 को आपने पुश किया है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास बाय डिस्टेंस ऑफ d. आपको कहना है कि m2 को कितना पुश करें ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर रहे, यानी कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 0 ही रहे. ओके, 0 ही रहे. अब इन केसेस में सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मानना काफी हेल्पफुल रहता है क्योंकि x कॉम जस्ट पोजीशन फिर 0 के बराबर है. ना x कॉम हमें पता है, x कॉम ये मैं इनिशियल ले रहा हूं. ओके, इनिशियल x कॉम हमें पता है इज m1 x1 प्लस m2 x2. अब यहां पर x1 जो है वो नेगेटिव साइड में है तो माइनस x1 मैं लिखूंगा क्योंकि वो नेगेटिव साइड में है. ओके, माइनस x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये तो फॉर्मूला के हिसाब से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. लेकिन हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो उसकी पोजीशन 0 के बराबर है. तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. सो दिस वुड मीन ये बन जाएगा माइनस m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल टू 0. ये यहां आ जाएगा, 0 विल ईट इट अप. So this implies m1 x1 is equal to m2 x2. तो mass of particle 1, distance of particle 1 from the center of mass is equal to mass of particle 2 into distance of particle 2 from the center of mass. Okay, ये दोनों बराबर है. Call this equation 1. अब नई पोजीशन जो है फाइनल जो है अगेन x कॉम इज इक्वल टू m1 x1. x1 के बदले में अब क्या है, अब यहां से लेके यहां तक है पोजीशन ऑफ m1, वो है x1 माइनस d. x1 माइनस d. और m2 की पोजीशन क्या है, वो है यहां से लेके यहां तक, और वो होगी x2 माइनस d प्राइम. x2 माइनस d प्राइम.
लेकिन x1 माइनस डी जो है वो नेगेटिव साइड में है, तो माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा। सो m1 टाइम्स माइनस टाइम्स x1 माइनस डी प्लस m2, x2 के बदले में लिखेंगे x2 माइनस डी डिवाइडेड बाय m1 plus m2। Now this thing is again equal to 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अब भी ओरिजिन पे है, अब भी 0 के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज अगेन ये ऊपर जाएगा, 0 will eat it up, तो ये बन जाएगा माइनस टाइम्स m1 x1 माइनस डी प्लस m2 टाइम्स x2 माइनस डी इज इक्वल टू 0। So this implies m1 times x1 minus d को दूसरे साइड से लेंगे, नेगेटिव यहां पॉजिटिव बन जाएगा। So m1 x1 minus d is equal to m2 x2 minus d prime। Okay, d prime, यहां पर भी d prime। So this implies, आप ओपन कर लें, m1 x1 minus m1 d is equal to m2 x2 minus m2 d prime। अब m1 x1 और m2 x2, यहां इक्वेशन 1 से वो दोनों बराबर हैं, वो दोनों बराबर हैं, तो m1 x1 और m2 x2 विल कैंसिल आउट, ये दो बच गए, माइनस एंड माइनस विल अगेन कैंसिल आउट, तो m1 d is equal to m2 d prime। So this implies d prime is equal to m2 को यहां नीचे लाते हैं, m1 divided by m2 times d। So अगर आप m1 को आगे लेते हैं, पुश करते हैं by distance of d, तो m2 को भी पुश करना होगा towards center of mass by distance of d prime, which is same as m1 divided by m2 times d, m1 divided by m2 times d। Okay, इसमें एक बात जरा नोट कर लें, एक इंटरेस्टिंग बात जरा नोट कर लें, अगर मैं m2 को ऊपर लाऊं तो ये बन जाएगा m2 into d prime, m2 into d prime is equal to m2 into d, m2 into d, m1 mass, m2 mass of particle 2, d prime distance traveled by particle 2, distance traveled by particle 2। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव के बगैर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है। m2 into distance traveled by particle 2 is equal to, दूसरे साइड से m1 है, is equal to m1 mass of particle 1 into d क्या है, distance traveled by particle 1। so center of mass अपनी ही जगह पर रखने के लिए क्या है, m1 mass of particle 1 into distance of particle 1 is equal mass of particle 2 into distance of particle 2। लेकिन नोट करें डायरेक्शंस क्या है, ये जो मूवमेंट है वो क्या डायरेक्शंस है, यहां से भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, यहां से भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। अगर यहां से होता अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो यहां से भी होता अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन सेम रहती। सो अगर एक आ रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, दूसरा भी आना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, such that mass of particle 1 distance of particle 1 is equal mass of particle 2 into distance of particle 2। अगर एक जा रहा है सेंटर ऑफ मास से दूर, तो दूसरा भी जाएगा सेंटर ऑफ मास से दूर, और इक्वेशन सेम रहेगी, मास ऑफ पार्टिकल 1 into डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल 1 इस साइड से इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल 2 into डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल 2 उस साइड से। सो या तो दोनों आएंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, या दोनों जाएंगे अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, इन सच ए वे दैट mass of 1 into distance of 1 is equal mass of 2 into distance of 2, mass of 1 into distance of 1 is equal mass of 2 into distance of 2। is that fine? चलिए ये एक छोटी सी एक्सरसाइज, we'll move on to the next one in the next session।